अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका दोस्त इंजीनियर ज़ीशान आज आपके साथ बेसमेंट कैसे बनाएं, मुकम्मल इंजीनियरिंग गाइड, क्वालिटी कंट्रोल, वाटर प्रूफिंग और कम बजट के अंदर बेसमेंट की तमीर कैसे करें। हम बात करेंगे बेसमेंट की तमीर के बारे में। बहुत से लोग बेसमेंट बनाना चाहते हैं लेकिन ये मालूम नहीं होता बेसमेंट बनाते वक्त किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, नमी और सीपेज क्यों आती है, कम बजट में मजबूत बेसमेंट कैसी बनाई जा सकती है। बेसमेंट क्या है? बेसमेंट इमारत का वो हिस्सा होता है जो ज़मीन की सतह से नीचे तमीर किया जाता है। पाकिस्तान में बेसमेंट ज़्यादातर पार्किंग, स्टोर, दफातर, कमर्शल एरिया में ज़्यादा इस्तेमाल होती है। रहायशी जगह के लिए हम उसे कम बनाते हैं क्योंकि बेसमेंट रहायशी जगह के ऊपर बनाना काफ़ी मुश्किल होता है। अगर आप बेसमेंट बनाते हैं तो एक तो आपको इजाफी फ्लोर मिल जाता है, दूसरा आपको गर्मियों में बेसमेंट ठंडी और सर्दियों में गर्म होती है। और इस जगह के ऊपर बेसमेंट बनाने की कंस्ट्रक्शन लागत आज आपको बताएंगे और बेसमेंट को प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप बनाने का तरीक़ेकार आज आपके साथ शेयर कर रहे हैं। जैसे हमने घर का डिमार्केशन लेने के बाद घर का लेआउट किया और लेआउट करने के बाद जिस जगह के ऊपर बेसमेंट की खुदाई होनी है, फ्रंट का एरिया और बैक साइड का एरिया, वो हमने उसके ऊपर ओपनिंग जहाँ पे छोड़नी है, जिस जगह के ऊपर हमने बेसमेंट बनानी है वो एरिया हमने मार्क कर लिया है। और 1000 स्क्वायर फीट एरिया तक की बेसमेंट बनाने का ख़र्चा आज आपको बताऊंगा कि अगर आप घर को बेसमेंट खुद बनाते हैं और इसके अंदर आप अपनी क्वालिटी भी इम्प्रूव कर सकते हैं और कम बजट के अंदर आप अपनी बेसमेंट की तमीर कर सकते हैं। और बेसमेंट बनाना एक मुश्किल मरहला होता है। मरहले के अंदर आप तब भी बेसमेंट बना सकते हैं जब आपको बेसमेंट के अंदर का तरीक़ेकार, इसकी लीकेज, इसकी सीपेज, और बहुत से हजरात के माइंड में क्वेश्चन होता है कि बेसमेंट तो बना लेते हैं पर बेसमेंट से आने वाली जो सीपेज होती है उसको हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं। और अगर आप बेसमेंट बनाने का इरादा रखते हैं तो बेसमेंट तमीर शुरू करने से पहले मिट्टी का टेस्ट इंतहाई ज़रूरी होता है। मिट्टी का टेस्ट क्यों ज़रूरी होता है? ज़मीन की बर्दाश्त मालूम करने के लिए, ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह को जानने के लिए, फाउंडेशन की गहराई तय करने के लिए, मुस्तकबिल में सेटलमेंट से बचने के लिए। बहुत से लोग मिट्टी का टेस्ट नहीं करवाते जिसके बाद दीवारों में दरारें, फाउंडेशन के मसाइल पैदा होते हैं। और जब भी बेसमेंट की खुदाई करनी है, इसका आपने लेआउट करके जिधर जिधर आपकी दीवारें आनी हैं उस जगह के ऊपर आपने मैनुअली भी खुदाई करनी है और एक्सीवेटर के साथ भी करनी है। और आपके घरों के लेफ़्ट और राइट जहाँ पे घर बने हुए होते हैं वो बहुत मुश्किल मरहला होता है। उस मरहले के अंदर साथ वाली बिल्डिंग को नुकसान ना हो जाए, हैज़र्ड ना हो जाए, उनकी दीवारें डिसमेंटल ना हो जाए, तो वहाँ पे हम जगह को 5 से 7 फीट मैनुअली खुदाई करवाते हैं। एक्सीवेटर के साथ करवाएंगे तो उसके अंदर वाइब्रेट होगी, दीवारें गिरने का खदशा हो जाता है। और जब भी आपने बेसमेंट का लेवल चेक करना है, आपने वाटर लेवल से निशान लगा लेना है कि रोड लेवल से आपने 10 फीट नीचे जाना है, 12 फीट नीचे जाना है। वहाँ पे आपने लेवल के निशान लगा के डोरी बांध के अपना लेवल को एक्सीवेट करना है। अगर आप ज़्यादा एक्सीवेट कर देंगे उसके अंदर क्या होगा कि आपको लूज़ मिट्टी को कम्पैक्टेड करने के लिए आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप कम खुदाई कर लेंगे, हम इस वजह से उसके अंदर कोशिश करते हैं कि 9 इंची से लेके 1 फीट हम ऊपर ही रखते हैं ताकि हम उसकी कंपैक्शन कम करनी पड़े और उसके अंदर लूजनेस ना रह जाए। और जब भी बेसमेंट की खुदाई करनी है, इसके अंदर आपका जो मटेरियल होता है बड़े इंपॉर्टेंट क्या अमल होता है कि आपने फाउंडेशन के अंदर बज्जर डालना है। जिस तरीके के साथ देख सकते हैं कि सबसे पहले मिट्टी के ऊपर स्प्रे करके बज्जर डालना है। ये आप सरगोदा का भी डाल सकते हैं, दिने का भी डाल सकते हैं। और आप रोड़ी नहीं डालनी, रोड़ी बेसमेंट के अंदर रिकमेंड नहीं होती। और इसके अंदर आप बेसमेंट के अंदर लानसपुर रेत भी डाल सकते हैं और उसके बाद आप इसके अंदर रावी की रेत भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें हम लानसपुर की रेत इस्तेमाल कर रहे हैं। इसकी जो रेशो रखेंगे 1:4:8 हम नीचे डालेंगे और उसके बाद इसके ऊपर पीसीसी करेंगे 1:36 की। अब जिस तरीके के साथ देख सकते हैं कि बहुत से हजरात बेसमेंट बनाते हैं तो उसके अंदर मटेरियल की क्वालिटी को कंप्रोमाइज़ कर देते हैं। और आज के दौर के अंदर अच्छी जो बजरी सरगोदा है उसका जो रेट है वो 180 रुपये है और बज्जर का रेट 130 से 135 रुपये है। अच्छी और मियारी ईंट
का जो आज का रेट है वो 20 रुपये से लेके 24 रुपये की सेल आउट हो रही है। जब भी आपने बेसमेंट बनानी है, सुपर स्ट्रक्चर बनाना है, इसके अंदर इसका जो साइज़ है ईंट का वो बड़ा मैटर करता है। और बाज़ औक़ात बेसमेंट बनाते हुए अगर आप पिल्ली ईंट, बारिशी ईंट या 2 मिनट लगाएंगे तो आपकी नमी हमेशा फाउंडेशन से ही स्टार्ट होती है। और इस तरीके के साथ मटेरियल को चेक करने के बाद हमने बेसमेंट की खुदाई कुछ मैनुअली करवाई है। जिस तरीके के साथ देख सकते हैं बाउंड्री वाल के साथ जहाँ तक हमारा संकन एरिया आना है लेफ़्ट और राइट के ऊपर, वो एरिया ख़ास तौर पे हमने मैनुअली एक्सकवेट किया है। अगर हम एक्सीवेटर के साथ करते हैं तो आपकी दीवारों का गिरने का ख़दशा हो जाता है। तो आप बेसमेंट बनाते हुए एक तो वो नुकसान कर देंगे साथ वाले बिल्डिंग का, और साथ आपको भी मसले मसाइल काफ़ी आना पड़ेंगे। और जैसा कि देख सकते हैं कि मैं बेसमेंट की खुदाई जितनी भी है वो मैं इसके ऊपर खड़ा होके एक्सीवेटर के साथ मौके के ऊपर करवा रहा हूँ, साथ मैनुअली खुदाई भी करवा रहा हूँ। और इसके अंदर खुदाई के दोनों तरफ ज़मीन को सपोर्ट दे लगानी है, बारिश के मौसम में खुसूसी एहतियात करनी है और इसके अंदर पानी जमा नहीं होने देना। और आपने बारिश के मौसम में कभी भी बेसमेंट की खुदाई नहीं करनी। और इसके अंदर आपने पीसीसी करने से पहले अपने टर्माइट प्रूफिंग लाजमी करवानी है, फाउंडेशन के अंदर भी बेसमेंट के अंदर भी। इससे क्या होती है, मिट्टी के साथ जो लेयर होती है दिमक की, उसका खात्मा हो जाता है। और इस तरीके के साथ आपने ये भी ख्याल करना है कि जो प्लम्बिंग के पाइप हैं दो तरह से हम डाल सकते हैं। एक तो हम मिट्टी के ऊपर खुदाई करके इसका लेवल अच्छे से निकाल सकते हैं, दूसरा हम राफ्ट की कंक्रीट के अंदर डाल सकते हैं। और राफ्ट की कंक्रीट के अंदर लेवल नहीं निकलता, जिसकी वजह से मैं रिकमेंडेड, हर बंदे की अपनी अपनी चॉइस होती है। और ज़्यादा जो ड्यूरेबिलिटी होती है पाइप के साथ, सीवरेज के पाइप वो बी क्लास आप इस्तेमाल करें, पॉपुलर के करें। और इसके अंदर मीडियम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर कंड्यूट पाइप आपने कभी भी इस्तेमाल नहीं करना। टर्माइट प्रूफिंग करवाने के बाद मैंने अपने प्लम्बर को बुला के अपने जहाँ जहाँ वाशरूम आने हैं बेसमेंट के अंदर और सेप्टिक टैंक आना है, उसका लेआउट प्लान के मुताबिक वहाँ पे जिस जगह के ऊपर हमारी दीवारें आनी है आरसीसी प्लस ब्रिक वर्क की, तो मैंने उन्हें गाइड किया है। और प्लम्बिंग के पाइप के अंदर स्लोप और जहाँ पे पी ट्रैप लगना है वो आपने चीनी का नहीं लगाना, आपने मल्टी पी ट्रैप या पीवीसी के में लगाने हैं। इससे क्या होता है कि आपका टूटता नहीं है और दूसरा स्मेल नहीं आती। अगर आप स्लोप ज़्यादा दे देंगे वो भी गलत होता है। तो आपने मिनिमम 10 फीट के अंदर 1 इंची की स्लोप देनी है। और सेप्टिक टैंक के अंदर आपने इसके जितने भी पाइपों का रूट्स होना है वो पहले आइडेंटिफाई करके डाल लेना है। इससे ये होता है कि आपका लेवल अच्छा निकल आता है। और दूसरा, कभी भी आपकी बेसमेंट के अंदर जो सीवरेज के निकासी के अंदर मसाले मसाइल आने होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। और सब ग्रेड कंपैक्टेड करना है। इसके अंदर आप अगर मैनुअली खुदाई ज़्यादा कर लेते हैं तो इसके अंदर जंपर के साथ भी कंपैक्शन करनी है, और दूसरी इसके बाद आपने मैनुअली हैमर के साथ भी करनी है। उसके बाद टर्माइट स्प्रे और प्लम्बिंग के पाइप डालने के बाद हमने इसके ऊपर पीसीसी की है। ये आप डाल सकते हैं, 6 इंच भी डाल सकते हैं और 4 इंच भी डाल सकते हैं। इसकी रेशो 1:4:8 रखी है। इसके अंदर 1 सीमेंट की तगारी है और 4 इसके अंदर हमने रेडी रखी है, 1 रेत की और 2 इसके अंदर बज्जर की है। तो इसके मुताबिक आधी बॉडी सीमेंट की डाली है। इसकी रेशो हो जाती है 1:4:8। पूरे घर के अंदर हमने कंपैक्टेड की है। कंपैक्टेड करने के बाद 148 डालने के बाद हम इसके अंदर देख सकते हैं प्लेट कंपैक्टर के साथ तमाम घर की कंपैक्शन करेंगे। प्लेट कंपैक्टर के साथ क्या होगा कि इसके ऊपर हमने, लोग क्या करते हैं एक तो 148 कर देते हैं बज्जर के साथ, पर मैं रिकमेंडेड करता हूँ बेसमेंट की सरफेस के नीचे 1:3:6 की रेशो के साथ कंक्रीट करें। कंक्रीट से क्या होता है कि मम्बरीन की रेशो के ऊपर जो सरफेस होती है वो अच्छी हो जाती है। और मम्बरीन शीट आपने लाजमी लगानी है। बहुत से हज़रात बेसमेंट के अंदर शापर डाल देते हैं, तो जिसकी वजह से बेसमेंट की टाइल ख़राब हो जाती है, नीचे से नमी आना शुरू हो जाती है। जितना बेसमेंट को आप अच्छे तरीके के साथ और मज़बूत बनाएंगे उतना आपकी बेसमेंट की क्वालिटी इम्प्रूव होगी। और आप अगर ख़ुद मैनेज करते हैं तो बेसमेंट आपका जो होगी है तो उसकी मार्केट के अंदर रेशो जो चल रही है वो 6,000 से लेके 7,000 रुपया पर फुट है। अगर आप खुद करते हैं तो 4500 से लेके 5,000 रुपये के अंदर आप अच्छी और मेयारी बेसमेंट बना लेंगे। और बेसमेंट के अंदर वाटर प्रूफिंग आपने लाजमी करनी है। और उसके बाद आपने स्टील का सेक्शन डालना है। इसके ऊपर आप देख सकते हैं कि मम्ब्रेन डल गई है।
मम्ब्रेन के ऊपर हमने आउटर साइड के ऊपर जहाँ पे कंक्रीट की टो वाल लगाई है कि ताकि कंक्रीट रुक जाए, और जहाँ पे हमारी आरसीसी दीवार आनी है उस जगह के ऊपर हमने डोरियाँ बांध के अपनी आरसीसी पर्दी कोके किया है। और इसके अंदर आपने इकट्ठा सरिया नहीं बांध देना है, 2 सेक्शन के अंदर डालना है। एक तो सेक्शन के अंदर आपके पर्दी का आ जाएगा, उसके अंदर आपके 2 से 3 फीट इसके अंदर एल आ जाएंगे। उसके बाद 4 से 5 फीट इसकी आपने कटेल खरी कर देनी है कि इसके अंदर कटिंग ज़्यादा ना हो। और आरसीसी का टैंक भी आपने साथ ही बांध देना है। सीवरेज के पाइप डालने के साथ साथ आपने आउटर साइड के ऊपर जो वॉशरूम्स की ड्रेनेज का होता है वो 63 mm का लाजमी पाइप डालना है। उसके साथ आप 3 इंच का पाइप भी डाल सकते हैं कि जो वॉशरूम्स की बदबू होती है आउटलैंड के ऊपर वो आपकी बाहर निकासी होती रहे। तो इस तरीके के साथ आउटर साइड के ऊपर जितनी हमारा सरिया बन गया है उसके अंदर आरसीसी राफ्ट करने से पहले हमने दीवारों का जोर को मजबूत करने के लिए इसके अंदर वाटर स्टॉपर यूज़ किया। वाटर स्टॉपर के अंदर आप देख सकते हैं कि ब्लू रंग का वाटर स्टॉपर है और क्लाइंट के साथ मशावरत हो रही है। और वाटर स्टॉपर आपको मार्केट के अंदर 100-150 से लेके 200 रुपये तक आता है। आप ये 9 इंची का भी लगा सकते हैं और 1 फुट का भी लगा सकते हैं। हमने 9 इंची का वाटर स्टॉपर लगाया है। सेंटर में इसके लाइन होती है और आधा आपने 4.5 इंची राफ्ट के अंदर कवर करना है और आधा इसको आपने ऊपर रखना है। इसके अंदर इसको सेंटर में डालना है। जो आपकी पर्दी होगी इसके अंदर 2 मेन बारें होंगी, इसके अंदर आपने इसको सेंटर में जॉइंट करना है और इसको वायर के साथ बांध देना है। जिस तरीके के साथ देख सकते हैं कि वो लेना, आधा आपका नीचे आ जाएगा, आधा आपका पर्दी के अंदर आ जाएगा। और कभी भी आपकी जो कंक्रीट के अंदर गैप होता है राफ्ट का और दीवार का कि पानी हमारा इस इधर से आना शुरू हो गया, वो आपका ख़त्म हो जाता है। इसके अंदर आपने लाजमी घर के अंदर वाइब्रेटर भी यूज़ करना है। वाइब्रेटर से क्या होता है, वायर इसके ख़त्म हो जाते हैं। और दूसरा आपके जिस तरह देख सकते हैं कि 63 mm का हमने एयर के लिए पाइप छोड़ा है। ये हमारा ड्रेनेज जिसके अंदर समरसीबल पंप लग जाएगा, वो उठा के बाहर पानी फेंक देगा। इसके साथ आप 3 इंच का पाइप भी खड़ा कर सकते हैं वेंटिलेशन के लिए। और इसके अंदर जिधर जिधर आपका चैम्बर आएंगे और जिस जगह के ऊपर आपका संकन एरिया आएगा उसके अंदर हम 1 2 4 के तौर पे जितने भी इलेक्ट्रिक पॉइंट है, सीवरेज के पॉइंट है, वो हमने इसके अंदर खड़ा कर लिया। लेन कंक्रीट डालने के बाद आपने सरिया बांध के उसके ऊपर फिर 1 to 4 की कंक्रीट करनी है। और ये बेसमेंट बनाने का वो तरीक़ेकार है जिसके अंदर आपको घर बनाने का पता चल सके। और जैसा देख सकते हैं कि जहाँ पे हमारे पास जगह कम होती है वो दीवारें हम अंदर की तरफ से लगा रहे हैं और ताकि हमारी वाटर प्रूफिंग अंदर से की जाए। बहुत से हज़रात दीवारों को लगाने की बजाय शटरिंग की वजह से परेशान होते हैं। वहाँ पे क्या करते हैं कि वहाँ पे हमने इसकी वाटर प्रूफिंग करने के लिए दीवारों को पहले खड़ा कर दिया है, चनाई कर दी है, उसको हमने प्लस्तर करेंगे। प्लस्तर करके इसके साथ सरिया बांधने से पहले हम इसकी मम्ब्रेन शीट अप्लाई करेंगे। मम्ब्रेन शीट अप्लाई करने का ये मतलब है कि आपके आउटर साइड के ऊपर दीवार लग गई है और आपकी वहाँ से पीसीसी या चिप्स नहीं कर सकते हैं, तो उतने एरिया को आपने अंदर से दीवार लगा के प्लस्तर करके उसके ऊपर मम्ब्रेन शीट लगा देनी है। फिर इसके अंदर कंक्रीट आ जाएगी और इसके साथ अंदर से आप उसको प्लस्तर कर सकते हैं। जो जगह आप की अंदर से जगह मुहैया हो तो अंदर से कर लें, जो आउटर साइड के ऊपर हो तो आउटर साइड के ऊपर। जहाँ पे जगह फ्रंट और बैक के ऊपर हम ज़्यादा कर सकते हैं कि वहाँ पे हमारी चिप्स लगाने की जगह का मार्जिन होता है, जिस जगह के ऊपर नहीं होता। देख सकते हैं कि हर 4.5 इंची की दीवार को भी मैंने अंदर से स्पोटें लगाई हैं ताकि मेरी दीवार मजबूत हो जाए। और जो आउटर साइड के ऊपर हमारी कंक्रीट की दीवार आ रही है इसके अंदर हम इसके डबल बांध रहे हैं। डबल बांध के इसको आउटर साइड से हम प्लस्तर करके चिप्स लगाएंगे, फिर इसके ऊपर मम्ब्रेन शीट लगाएंगे। और जितना आप अच्छे तरीके से बेसमेंट बनाएंगे उतना आपका घर की क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी। और कॉर्नर के ऊपर आपने अच्छे तरीके के साथ जॉइंट कवर करने हैं। और जैसा कि बेसमेंट के अंदर स्टेप बाय स्टेप मैं आके विज़िट कर रहा हूँ कि कहीं से कोई मसला मसाइल तो नहीं है। और जिस जगह के ऊपर आपका स्ट्रक्चर इंजीनियर ने तमाम कवरिंग दी है उसी के मुताबिक हम अपने बेसमेंट की खुदाई कर रहे हैं। और इस तरीके के साथ आपकी खुदाई का भी काम हो गया, आपकी पीसीसी का भी काम हो गया और इसके साथ आपकी बेसमेंट के अंदर आरसीसी का भी काम हो गया और आरसीसी के अंदर वाटर प्रूफिंग का भी काम हो गया। और बेसमेंट की दीवारें ज़मीन के दबाव को बर्दाश्त करती हैं और आरसीसी रिटेनिंग वाल बनाते हैं और इसके अंदर मुनासिब रेनफोर्समेंट करते हैं। शटरिंग का लोहे की शटरिंग की प्लेटें इस्तेमाल करते हैं और दीवारों को मुकम्मल प्लम करते हैं। और इसके अंदर देख सकते हैं जितना भी सरिया हमारा वर्टिकल हॉरिजॉन्टल आ रहा है उसके अंदर हमारा 8 इंची के ऊपर है और 7 इंची के ऊपर है, डबल गैप आ रहा है। उसके साथ जॉइंट हमारे कोने के ऊपर जो सरिया बनता है उसके अंदर आरसीसी और इलेक्ट्रिक पॉइंट सारे मैं इसको चेक कर रहा हूँ। और इसके साथ आपने वाटर प्रूफिंग का लाजमी ख्याल करना है कि जिस जगह के ऊपर आपकी
रिटेनिंग वाल हो, जिस जगह के ऊपर गैप हो, तो आपने आरसीसी डावल के तौर पे अपना बेसमेंट की रिटेनिंग वाल के तौर पे फॉर्म के साथ इसकी गैपिंग को फिल करवाना है, ताकि आपकी जो लिक्विड हो जो आप इसके अंदर कंक्रीट कर रहे हो वो इसके गैप से आपकी नीचे से बह ना जाए। अगर आपकी आरसीसी दीवार के अंदर वर्टिकल स्पोटें हॉरिजॉन्टल स्पोटें कम होंगी तो आपकी दीवार प्लम के अंदर नहीं होगी। और इसके अंदर हम सिका का केमिकल भी यूज़ कर रहे हैं, और ये एक डब्बा डालने से आपकी जो दीवारों के अंदर नमी होती है हाइड्रेशन के अमल के साथ जो प्लस्तर के अंदर हल्के हल्के कहीं के वाइट्स आ जाते हैं या वाटर प्रूफिंग सही से नहीं होती, तो इस तरीके के साथ कंक्रीट के अंदर इसकी वाटर प्रूफिंग अच्छे से हो रही है। इसके अंदर आपने ख़ास क्या रखना है कि कंक्रीट के अंदर बेसमेंट बनाते हुए तो आपने जो सीमेंट है वो फ्रेश इस्तेमाल करना है मैपल लीफ का, और इस तरीके के साथ जो बजरी है वो सरगोदा प्लांट की आपने करनी है। और इस तरीके के साथ क्लाइंट के साथ मशावरत कर रहा हूँ कि आपकी जो बेसमेंट के अंदर जितने भी टेक्निकल मराहल है वो अपनी ज़ेर निगरानी मैं इसको कवर करवा रहा हूँ। और इसके अंदर से जो इसकी रेशो होती है वो आप 1, 2, 4 भी रख सकते हैं, 1, 1.5, 3 भी रख सकते हैं। ज़्यादा रिकमेंडेड मैं 1, 1.5, 3 को करता हूँ। और इसके अंदर से आपके जो बेसमेंट में नमी और सीपेज क्यों आती है, नाकस वाटर प्रूफिंग होती है, ज़ेर ज़मीन पानी आ जाता है, नाकस ड्रेनेज होती है, दरारें क्यों आती है, दरारें इस वजह से आती है कि आपकी जो कंक्रीट के अंदर वाइब्रेटर यूज़ नहीं करते, कंक्रीट के अंदर एडमिक्सचर यूज़ नहीं करते और नाकस कंक्रीट होती है। हनी कॉम्बिंग और खाली जगह को पानी के रास्ते मिल जाते हैं, तो इन रास्तों को फिल करने के लिए आपने अच्छे तरीके के साथ अपनी जो रिटेनिंग वाल है इसके अंदर वाइब्रेटर भी यूज़ करना है। वाइब्रेटर को इस तरीके के साथ लगाना है कि आपकी चारों साइडों के ऊपर कंक्रीट कवरिंग हो, और वाइब्रेटर आपने लाजमी लगाना है। जो हजरात कहेंगे कि वाइब्रेटर लगाने से आपकी जो दीवारें होती हैं वो शटरिंग खुल जाएगी, तो उसको कहना है कि आपने साइडों को अच्छे तरीके से ब्रासिंग करनी है। ब्रासिंग करके हर 2-2 फीट के ऊपर इसकी स्पोटें लगानी है, हर प्लेट के ऊपर फट्टे से आपकी कभी भी ब्रासिंग नहीं खुलेगी। अगर नारी किस्म का आपका शटरिंग वाला होगा और ठेकेदार होगा तो वो वाइब्रेटर से डरेगा। वाइब्रेटर लाजमी आपने लगाना है। वाइब्रेटर से आपकी दीवारों के अंदर जो हनी कॉम्बिंग होती है वो आपकी ख़त्म हो जाती है। और जब भी आपने इसको आरसीसी करना है तो इसको एक ही दफ़ा स्टार्ट करना है। एक ही दफ़ा के अंदर आपको मुसलसल कंक्रीट के अंदर, चाहे आपकी 1 कनाल की हो, चाहे आपकी 2 कनाल की हो, चाहे आपकी 5 मल्ला की हो, तो आपने मैनेज करना है कि आपने 1 मशीन लगानी है या 2 मशीन लगानी है। एक साइड के ऊपर आपने स्टार्ट करना है और वक्फे के साथ साथ आपने चारों साइडों के ऊपर प्लेटफार्म बना के कंक्रीट डालनी है। ये नहीं करना कि एक साइड के ऊपर दीवार करी करके फिर आपने दूसरी दीवार के ऊपर जाना है। आपने चारों साइडों के ऊपर चक्कर लगाना है, चारों साइडों के ऊपर आपने 3-3 फीट की लेयर बना के अपना प्रॉपर करना है। इसके अंदर वाइब्रेटर लाजमी डालना है और इसमें अपना जो स्लंप होगा वो उसमें पानी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना। और इसी तरीके के साथ बेसमेंट के अंदर वेंटिलेशन का भी इस्तेमाल करना है। बहुत से लोग वेंटिलेशन का इस्तेमाल नहीं करते जिसकी वजह से घर के अंदर स्मेल आती है। ये आप जिस तरीके के साथ देख सकते हैं कि हमारी बेसमेंट की आउटर साइड की दीवारें अच्छे तरीके से कवर होगी, अंदर से हमारा ब्रिक वर्क का काम स्टार्ट है। और देख सकते हैं कि दीवारों के अंदर कोई भी हनी कॉम्बिंग नहीं है। और इन दीवारों को प्लस्तर करके फिर इसके ऊपर चिप्स लगाएंगे, चिप्स लगा के गोला बना के फिर इसके ऊपर ममरीन शीट डालेंगे। और जितना भी आपका घर के अंदर स्टेयर के अंदर और आपने घर के अंदर ईंटें लेके जानी है तो उसके आपने प्लेटफार्म कर लेना और लेवल का लाजमी ख्याल रखना है। और इस घर के अंदर हमारे पास ये संकन एरिया आ रहा है लेफ़्ट साइड के ऊपर और राइट साइड के ऊपर भी संकन एरिया है। इस तरीके के साथ जब आपकी अंदर से दीवारें आपने खड़ी करनी है और जिस तरीके के साथ देख सकते हैं कि ये हमारा संकन एरिया है, एसी के पॉइंट भी इधर आ जाएंगे और 7 दीवारें आ गई हैं। और अंदर से जो साइड लेफ़्ट और राइट का हमारा गैप है इसको गस्सू के साथ अच्छे तरीके से फिलअप करेंगे। और जिस तरह दीवारें देख सकते हैं अगर वाइब्रेटर यूज़ नहीं होता तो आपकी हनी कॉम्बिंग होगी, तो हनी कॉम्बिंग से ही आपकी जो सीपेज होती है इधर से स्टार्ट होती है। और लेंटर हमारा डल गया है और लेंटर के अंदर हमारे पास कितना हमारा 1000 स्क्वायर फीट तक अगर आप बनाते हैं बेसमेंट तो इसके अंदर कितना मटेरियल लगेगा। आपके पास जो सीमेंट के बैग हैं वो आपके 700 से 800 बैग लगेंगे। और इस तरीके के साथ जो एक बैग का जो आज का रेट है वो तकरीबन 1600 रुपये है। और 800 बैग को हम मल्टीप्लाई 1600 के साथ करते हैं तो आपके पास जो तकरीबन 12,80,000 रुपये इसके ऊपर आपका ख़र्चा आएगा।
और इसी तरीके से जो सरिया होगा आपका 1000 स्क्वायर फीट एरिया के अंदर आपकी राफ्ट, आपकी रिटेनिंग और स्लैब के अंदर आपका 6.5 किलो सरिया लगेगा। 1 स्क्वायर फीट एरिया के अंदर इसको मल्टीप्लाई करते हैं 1000 के साथ 650, तो आपका 65 यानी कि 6.5 टन सरिया लगेगा। 1000 स्क्वायर फीट एरिया तक बेसमेंट बनाते हैं, तो क्योंकि इसके अंदर 3 सूत्र का स्टील ज़्यादा यूज़ होता है इसकी राफ्ट के अंदर और दीवारों के अंदर, लेंटर के अंदर। इसी तरीके के साथ इसको मल्टीप्लाई 265 करते हैं तो 17 लाख रुपए का आपका सरिये के ऊपर खर्चा आएगा। और इस तरीके के साथ जो बजरी होगी 1000 स्क्वायर फीट के अंदर आपकी 2.5 क्यूबिक फीट बजरी इस्तेमाल होगी। 2.5 को मल्टीप्लाई 1000 करते हैं, 2.5 सैकड़े आपकी 25 सैकड़े बजरी इस्तेमाल होगी। 2500 क्यूबिक फीट, 1 क्यूबिक फीट का आज का रेट है वो 180 रुपये है। 4.5 लाख आपका बजरी के ऊपर खर्चा आएगा। और रेत इसके अंदर आपकी 1.5 क्यूबिक फीट लगेगी और 1000 को मल्टीप्लाई 1500 क्यूबिक फीट रेत लगेगी। और आज का जो रेट है वो 55 रुपये है और तकरीबन 80 से 90 हज़ार रुपये रेत के ऊपर खर्चा आएगा। और इस तरीके के साथ जो वाटर शॉपर आप इस्तेमाल करते हैं और रनिंग फुट के अंदर अगर आप करते हैं तो आपका 200 रनिंग फुट होगा। और आज का जो रेट है वो 180 रुपये है, तकरीबन 36,000 रुपये वाटर प्रूफिंग के ऊपर जो वाटर शॉपर उसके ऊपर आएगा। और इस तरीके के साथ जो आपका बॉटम के ऊपर और मम्ब्रेन शीट आप इस्तेमाल करते हैं उसके ऊपर आपका तकरीबन 2.5 से 3 लाख रुपये खर्चा आएगा। और इस तरीके के साथ जो लेबर कास्ट आज की आ रही है वो तकरीबन आज के दौर के अंदर लेबर जो बेसमेंट को बनाते हैं तो उसके ऊपर आपका उम्मन जो खर्चा है वो 700 से लेके 800 रुपये पर क्यूबिक फीट है। इसके अंदर आपकी शटरिंग है, इसके अंदर आपके इलेक्ट्रिशियन है, प्लम्बर है और इसके अंदर आपके पास जो कंक्रीट वाला है, स्टील वाला है और मिस्त्री मज़दूरों की जितनी भी कवरिंग है इसके अंदर है। और इस तरीके के साथ जब तमाम जुज़ को हम जमा करते हैं इसके अंदर वाटर स्टॉपर का आ गया है, इसके अंदर आपके पास मम्ब्रेन शीट आ गई है, वाटर प्रूफिंग का आ गया है, टर्माइट प्रूफिंग आ गया, सीवरेज के पाइप आ गए हैं और जितना भी काम सीमेंट, रेत, बजरी, ईंट और लेंटर वगैरह डालते हैं और वाटर प्रूफिंग करते हैं अच्छे तरीके के साथ, तो आपका तकरीबन आज के दौर के अंदर 2026 के अंदर तकरीबन 4800 रुपया पर क्यूबिक फीट का आ रहा है। और इसी तरीके के साथ स्क्वायर फीट का आ रहा है। और मार्केट के अंदर अगर 1000 स्क्वायर फीट की बेसमेंट बनाते हैं तो आपका 4800 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1000 स्क्वायर फीट का एरिया आपको 48 से 50 लाख रुपए के अंदर कंस्ट्रक्ट हो रहा है अगर आप खुद करते हैं। और ये मैं वो एरिया बता रहा हूँ, इसके अंदर समझिए कि क्लाइंट के साथ मेरी कंसल्टेंसीज के अंदर ये प्रोजेक्ट की बेसमेंट बनी है और इसके अंदर पूरे घर के अंदर मेरा 10% के अंदर मेरी परसेंटेज थी कंसल्टेंसीज के अंदर जो मेरी कंसल्टेंसीज के अंदर ऐड हुआ है। और 48 लाख को हम 10% के हिसाब से करते हैं तो 4,80,000 रुपये मेरा होगा, तो इसके अंदर जमा करते हैं तो 4,80,000 रुपया, तो तकरीबन 52,80,000 रुपया टोटल प्रोजेक्ट की कास्ट आई है बेसमेंट की 1000 स्क्वायर फीट के एरिया के अंदर। और अगर मार्केट के अंदर आपको कंस्ट्रक्शन कास्ट है 1000 स्क्वायर फीट एरिया बेसमेंट बनाते हैं तो वो आपसे तकरीबन 6,000 से लेके 6500 लेंगे, तो तकरीबन इसको 6500 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं 60 लाख से लेके 65 लाख रुपये आपसे चार्ज करेंगे। और इसके अंदर से ना वो क्वालिटी होगी और ना ही आपकी सेविंग होगी। मेन इशू ये होता है कि बेसमेंट तो हर लोग बनाते हैं पर इसके अंदर से कुछ गलतियां और नकायस पैदा कर देते हैं। तब यही कर सकते हैं जब आपको घर बनाने का तरीक़ेकार और आपकी एबिलिटी हो। मार्केट के अंदर बहुत सारे इंजीनियर, बहुत सारे बिल्डर और बहुत सारे ठेकेदार काम कर रहे हैं। मैं सभी को गलत नहीं कहता, कुछ अच्छा भी काम कर रहे हैं, कुछ बुरा काम कर रहे हैं। जो बुरा काम करते हैं तो मैं हरगिज़ उन्हें रिकमेंड नहीं करता कि आप घर की बेसमेंट या घर की तमीर उनसे करवाएं। और बाज़-औक़ात आपको कोई भी बिल्डर जो घर की कंस्ट्रक्शन करता है तो आपको कहता है कि जनाब आप घर की कंस्ट्रक्शन मुझसे करवाएं, बेसमेंट का वो आपको 6500 लेके 7,000 रुपया पर स्क्वायर फीट का चार्ज करते हैं और ऊपर जो सुपर स्ट्रक्चर का वो आपसे 3,000 से लेके 3500 चार्ज करते हैं। तो आप उनसे काम करवा लेते हैं और ख़ुद वो साइड के ऊपर नहीं जाते और ना ही उनको इतनी एबिलिटी होती है, ना ही उनके प्रोफेशनल होता है, ना ही उनकी एजुकेशन होती है। अब बेसिकली जब वो आपको डील कर लेते हैं तो उसने नीचे सबलेट कर देते हैं आपका प्रोजेक्ट, तो उसके अंदर उसकी कोशिश होती है कि वो बचत कैसे करे। बचत कैसे करेगा? ईंट के अंदर करेगा, सीमेंट के अंदर करेगा, रेत के अंदर करेगा और सरिये के अंदर करेगा। जहाँ पे इसकी रेशो होती है आपकी 1, 2, 4 उसकी कोशिश होती है कि इसको 1, 4, 8 डाल दें। जहाँ पे उसका सीमेंट का 1 बैग लगना होता है वो कोशिश करता है कि वहाँ पे आधा बैग डाल दे। जहाँ पे उसकी ईंट की प्राइसेस मैंने 20 रुपये से लेके 24 रुपये तक बताई, उसकी कोशिश होती है 15 से 16 रुपये की ईंट लग जाए। और मौके के ऊपर तब भी उसने आना होता है जब आपने साइड के ऊपर चक्कर लगाना होता है, अदरवाइज साइड के ऊपर नहीं आता। ना ही उसकी लुक आफ्टर होती है, दफ्तर में बैठ के एसी के अंदर हो के आपसे
पेमेंट लेता रहता है। और बेसिकली आप उसी को प्रोजेक्ट दे जिसको काम का तरीक़ेकार का पता हो और स्टेप बाय स्टेप उसकी कवरिंग भी हो। और मेरा मोटो यही है कि आपको घर बनाने का तरीक़ेकार का पता चल जाए। पूरी ज़िंदगी आप घर बनाने के लिए परेशान रहते हैं, पाई पैसे जमा करते हैं, और जब आप घर बनाने की कवरिंग करते हैं तो आप किसी बिल्डर को, किसी अनारी बंदे को घर बनाने की कंस्ट्रक्शन दे देते हैं, और जिसके अंदर वो 3 से 4 महीने के अंदर आपका जो 30 साल के पेमेंट होती है उसका अंदर समझें कि उसकी बर्बादी कर देता है। और जब भी कम बजट के अंदर मजबूत बेसमेंट बनाने का आपको तरीक़ेकार बताता हूँ। सबसे पहले आपने अपनी सही प्लानिंग करनी है और ड्राइंग बनानी है, और ड्राइंग बनाने के मुताबिक आपने बराह रास्ता ख़रीदारी करनी है। और ख़रीदारी किसी एक बंदे से नहीं करनी है, आपने 3 बंदों से रेट लेने हैं जो कम बजट के अंदर हो और अच्छी क्वालिटी दे रहा हो, तो उससे आपने मटेरियल बाय करना है और मटेरियल ज़ाया होने से बचाना है। और इसके अंदर आपने ये ख्याल रखना है कि मटेरियल के अंदर स्कैम ना हो, आपका चौकीदार अच्छा हो। और आपने जब सही प्लानिंग करेंगे तो आपका बिल ऑफ क्वांटिटी बनेगा, उसके मुताबिक आप अपनी घर की कंस्ट्रक्शन को A+ मटेरियल के साथ कर सकते हैं। मुनासिब ड्राइंग हो, निगरानी, रोज़ाना साइट का मुआयना करें। बेसमेंट की तमीर में 10 बरी जो गलतियाँ होती है वो क्या करते हैं, सॉइल टेस्ट नहीं करवाते, नाकस खुदाई करते हैं, कमज़ोर कंपेक्शन करते हैं, और नारी किस्म का ठेकेदार का इंतखाब कर लेते हैं और नारी किस्म के बिल्डर का इंतखाब कर सकते हैं। नाकस सरिया फिक्सिंग वाला, जो सरिया फिक्सर है वो प्रोफेशनल होना चाहिए, और कमज़ोर कंक्रीट यानी कि 1 to 4 की जगह पे वो आपकी 1-4 डाल दे। और वाटर प्रूफिंग ना करना, ड्रेनेज सिस्टम ना बनाना, नाकस क्यूरिंग, इंजीनियर की निगरानी ना होना। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बेसमेंट 50 से 100 साल तक मजबूत रहे तो सॉइल टेस्ट, मजबूत फाउंडेशन, आला मेयार के साथ RCC, मुकम्मल वाटर प्रूफिंग, ड्रेनेज सिस्टम और क्वालिटी कंट्रोल पर खसूसी तवज्जो दे। बेसमेंट में सबसे महंगी चीज़ मरम्मत होती है, इसलिए तमीर के वक्त मेयार पर समझौता ना करें। अगर आप बेसमेंट बना रहे हैं तो आपको बेसमेंट बनाने का मुकम्मल तरीक़ेकार बता दिया है, और इस तरीके के साथ आपको कोई भी YouTube के ऊपर आपको ना गाइड करता है, ना ही आपको इसका स्टेप बाय स्टेप तरीक़ेकार बताता है, और ना ही इसके ऊपर आने वाली लागत को बताता है। जितने भी लोग वो यही कहते हैं कि आप को कभी नहीं कहेंगे कि आप घर की कंस्ट्रक्शन खुद करें। मैं आपको यही सजेस्ट करता हूँ, घर बनाने का जो तरीक़ेकार है आपको समझ आनी चाहिए और आपको घर की कंस्ट्रक्शन खुद करवानी चाहिए। और इसके अंदर आपको पता है कि पूरी ज़िंदगी आपने इसके अंदर रहना है, तो आपको पता है कि मैंने इसके अंदर लगाया क्या। अगर ईंट वाला सही ईंट नहीं लाता तो आप उन्हें वापस कर दें। अगर बिल्डर ने या किसी थर्ड पर्सन ने ईंट मंगवा ली है, चाहे वो 2 में 100 में, वो आपकी घर के अंदर लगनी है। तो यही वो तरीक़ेकार है कि सीमेंट के अंदर 2 नंबरी हो रही है, सीमेंट आपको 2 नंबर मिलता है, तो बिल्डर के अंदर तो यही कोशिश होती है, ना उसको चेक एंड बैलेंस होता है, ना उसको पहचान होती है, ना ही इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक उसको पता होता है कि मैंने घर की बचत कैसे करनी है। उसका यही मोटो होता है कि आपकी घर के अंदर पैसे बचाए, जहाँ पे 60 ग्रेड का सरिया लगना है वहाँ पे 40 ग्रेड का लगाएगा। और इस तरीके के साथ आपको बेसमेंट के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कॉस्टली होती है, जिस तरह वाटर स्टॉपर नहीं लगाएगा, आपकी ड्रेनेज सिस्टम का B+ का पाइप नहीं लगाएगा या मीडियम नहीं लगाएगा। उसके बाद आपकी आउटर वाल के ऊपर आपको ममरी शीट नहीं लगाएगा, ना प्लस्तर करके चिप्स लगाएगा। वो कहेगा कि आउटर साइड के ऊपर कंक्रीट होगी है, ना ही प्लस्तर की ज़रूरत है। जब आपकी आउटर साइड ही मजबूत नहीं है, वहाँ पे वाइड्स होंगे तो पानी ने अंदर मार करना है। तो बेसमेंट एक ऐसी जगह है, डोंट स्टीम के एरिया के ऊपर बनती है। अगर इसके अंदर छोटा सा भी आपके सर के बाल के बराबर भी कहीं पे गैप आ गया तो आपकी बेसमेंट की लीकेज होगी। ये तब होती है जब मानसून की बारिशें होती हैं, तो इसी वजह से आपका पास जो गटर का सीवरेज का पाइप लीक हो जाता है, तो बेसमेंट के अंदर पानी आना शुरू हो जाता है। एक अच्छी और म्यारी बेसमेंट बनाने के लिए आपको एक अच्छे इंजीनियर को रिप्यूट करना चाहिए, अप्रोच करनी चाहिए कि वो आपकी घर की बेसमेंट बनाए, आपकी घर की कंस्ट्रक्शन बनाए। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो या आप लोगों ने मेरी कंसल्टेंसीज़ के अंदर या मेरी सर्विसेज लेनी है, तो मुझे यूट्यूब चैनल के ऊपर डिस्क्रिप्शन से आप मेरा व्हाट्सअप नंबर लेके मुझसे रब्ता कर सकते हैं। और आपको लाहौर के अंदर जो मैं चार्ज कर रहा हूँ 10% कंसल्टेंसीज बेसिस के ऊपर मैं चार्ज कर रहा हूँ। इसके अंदर ये है कि मैं खुद साइट के ऊपर गो थ्रू होता हूँ, और इसके अंदर ना ही मैं डिप्यूट टीम रखता हूँ, ना ही मैं कॉन्ट्रैक्ट आगे देता हूँ। इसमें ये चीज़ होती है कि इसमें जो भी चीज़ होती है कंसल्टेंसीज के अंदर क्या चीज़ होती है, पेमेंट प्लान आपने किसी अपने अजीज़ के हाथ में या अपने हाथ में रखना है। जो साइट के अंदर एग्जीक्यूशन का अमल होगा, एग्जीक्यूशन और मटेरियल की परचेजिंग होगी, लो बजट के अंदर करवाना वो मेरी जिम्मेदारी होगी। इसके अंदर आपको ये पता होगा कि मेरे घर के अंदर लग क्या रहा है,
कैसे लग रहा है, कैसे हो रहा है। मसला तब आता है जब आप सारा कुछ एक ही बंदे के ऊपर डाल देते हैं तो उसके माइंड में लालच आ जाती है कि जनाब जितनी कास्ट बढ़ेगी उसमें मेरा फ़ायदा है। ये चीज़ जब भी आप रिज़्क़ हलाल लेके खाते हैं तो आपके घर के अंदर बरकत होती है। और मेन मेरा मोटो है आप लोगों को अवेयरनेस करना, आप लोगों को जो म्यारी तलीम है, म्यारी एजुकेशन है, और आपको घर बनाने के तरीक़ेकार का पता चले, और आपको घर बनाने के मतलब जितनी भी रहनुमाई है, स्कैम्स, फ्रॉड होते हैं, वो सारे आपको पता चल सके। आज की वीडियो के अंदर अगर आपको बेसमेंट बनाने के तरीक़ेकार का पता चला हो या मेरी कंसल्टेंसी लेनी हो तो मेरे डिस्क्रिप्शन के अंदर और सामने नंबर चल रहा है, वहाँ पे आप रब्ता कर सकते हैं। और लाहौर के अंदर आपको 10% और आउट ऑफ सिटी के लिए आपको 12 से 15% की कंसल्टेंसी सर्विसेज मुहैया की जा रही है। अगर आप म्यारी कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को फॉलो करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो तक ज़्यादा चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।